वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे जॉइंट पेन अर्थराइटिस के ऊपर और डॉक्टर साहब ने जो है हम कॉलर्स के जवाब भी दे रहे थे। हमारे टेलीफोन लाइन खुली हुई हैं। जॉइंट से रिलेटेड, अर्थराइटिस से रिलेटेड कोई भी आपको बात करनी हो तो ज़रूर टेलीफोन का लाएँ और टेलीफोन कॉल कीजिए। अब हम डॉक्टर साहब से अगले इस ब्रेक में हम एक तो पूछेंगे डॉक्टर साहब से अर्थराइटिस की प्रिवेंशन और उससे कैसे बचा जाए, और थोड़ा सा रूमेटॉइड अर्थराइटिस पर भी बात करेंगे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो ख़वातीन में कामन है, यंगर लोगों में ज़्यादा कामन है। और फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जो जोड़ों का दर्द है इसका लिंक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस से भी होता है, और अक्सर मैंने अपने पेशेंट में ख़वातीन में देखा है कि वो जो है हमारी कम्युनिटी में ये स्टिग्मा है कि स्ट्रेस रिलेटेड ये एंजाइटी डिप्रेशन को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, तो उसके लिंक के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा आपने बताया था कि वियर एंड टीयर, एक और कॉलर वही आए जा रहा है, तो ये जो है वो आपको मैं अब यहाँ आपसे ये पूछूंगा कि अक्सर ख़वातीन में डॉक्टर साहब मैंने बड़ा कॉमन देखा कि अर्थराइटिस तो हो गया आपको जी। अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रोग्रेशन को कैसे रोकें, क्योंकि जैसे आपने कहा वियर एंड टियर एंड जॉइंट एज के हिसाब से अर्थराइटिस को आप रोक नहीं सकते, तो ये तो प्रॉब्लम है। लेकिन उसके अलावा जो है ये यहाँ हमारे नाज़रीन को टिप्स दें कि इसकी प्रोग्रेशन को कैसे रोका जाए, और ये जो दर्द होता है जोड़ों में इसका स्ट्रेस से क्या लिंक है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है हैदर भाई, आप हमेशा बहुत अच्छे पॉइंट लाते हैं। तो इसके अंदर बहुत उम्दा पॉइंट है कि किस तरह से हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी का हो गया या हैंड का हो गया, तो वो तो हो गया, और ये वियर एंड टियर वो है हाउ टू प्रिवेंट फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ द डैमेज ऑफ द जॉइंट, दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज। तो वो उसके अंदर प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ को और दूसरी जॉइंट इन्वॉल्व ना हो, और जो जॉइंट इन्वॉल्व है उसको और ज़्यादा मज़ीद डैमेज ना हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है। उसके अंदर बेसिकली जो पहले बात करी थी उसको री एम्फसाइज कर रहा हूँ। एक तो ये है मैं हेल्दी लिविंग की बात करूँगा कि यू नो कीप ए हेल्दी लिविंग, मॉडरेट एक्सरसाइज, keep an eye on the weight and do the regular light exercises, especially related to the joint you have got affected. अगर आपकी डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल अच्छा करना है आपको, और जितना टाइट कंट्रोल करिएगा यू विल फील बेटर। अब बात यह आ जाती है वेट है, उसको आपको ज़रूर कम करना है, स्पेशली वेट बेयरिंग जॉइंट अगर आपकी अफेक्टेड है ऑस्टियोआर्थराइटिस के ज़रिए। अब मेन चीज़ आती है कि स्ट्रेस का क्या रोल है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से थ्रेशोल्ड ऑफ द पेन जो है वो अफेक्टेड हो जाता है, तो उसके अंदर आदमी को ज़रा से जॉइंट पेन भी बहुत ज़्यादा लगने लगता है, एंड दे आर रियली क्रिपल विद आर्थराइटिस, कैन नॉट वॉक, कैन नॉट मूव, कैन नॉट इवन गेट आउट ऑफ द बेड बिकॉज दे आर मेंटली सो डिस्टर्ब। अब उसी में एक और प्रॉब्लम आ जाती है जिसको कहते हैं कि फाइब्रोमाइल्जिया, उसका एक और उसका दूसरा ग्रुप है जिसको पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका भी कहते हैं, और या फाइब्रोमायोसाइटिस भी कहते हैं। उसके अंदर यह आता है कि लोगों को स्टिफनेस बिल्कुल जॉइंट की, मसल की, हाथों में, शोल्डर में, बैक में, लेग में, थाई में, एंड दे आर ऑलमोस्ट फ्रोजन, and they are very much associated with underlying anxiety and depression, and sometimes it is the inflammation as well, and sometimes it becomes very difficult to treat really, लेकिन you have to break the cycle। आपको अगर ये प्रॉब्लम नाहक है तो आपको अपने जीपी को ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, एंड ही विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन एंड द फाइब्रोमाइल्जिया प्रॉब्लम, एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग्स आर वेरी गुड एक्चुअली। यू नीड नॉट टू बी बेड बाउंड एंड चेयर बाउंड एंड दे अनएबल टू वॉक रियली। सो उसके अंदर ये है कि फाइब्रोमाइल्जिया जो है जनरली मसल ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जॉइंट कम इन्वॉल्व होते हैं। लगता है आर्थराइटिस बट इट इज़ नॉट रियली आर्थराइटिस, मसल एंड फाइब्रस टिश्यू पेन बेसिकली। तो उसके अंदर जो हमारे नाज़रीन उनको ये समझना चाहिए कि अगर ज़्यादा पेन है तो अपने डॉक्टर को दिखा करके उनसे आप मशवरा लिएगा, तो वो हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपको आर्थराइटिस के मारे स्टिफनेस है और आप नहीं वॉक कर पा रहे हैं, लेकिन डिजीज़ हो सकता है कुछ और भी हो, तो उसके अंदर ख्याल करने की। नहीं डॉक्टर साहब, ये बड़ा अच्छा आपने बताया, लिंक किया नाज़रीन। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप एंजाइटी या जहनी उलझने हैं या परेशान हैं जहनी तौर पर,
तो थोड़ी सी बीमारी भी जो है वो बहुत आपको जो है वो इफ़ेक्ट करती है। और डॉक्टर साहब ने बड़े तफसील से आपको बताया कि इसकी प्रिवेंशन के लिए जनाब कि अगर आप को जहनी उलझने हैं, परेशानी है, जो कि अक्सर हमारी कम्युनिटी में जो है वो ख़वातीन में मैंने अपने पेशेंट में कॉमन देखा गया है और वो इसको रिकगनाइज़ नहीं करती हैं, तो इसके लिए हेल्प अवेलेबल है। आप अपने जीपी से बात करके, हमारा एक सर्विस है जैसे ओल्डम के अंदर MSK मस्कुलोस्केलेटल सर्विस, उसके साथ जो है हमने साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट 2 कंसल्टेंट काम करते हैं। तो उन लोगों को जो ख़ास तौर से जिनका पेन, जैसे डॉक्टर साहब ने फाइब्रोमाइल्जिया या इनकी जो बात की कि इसमें ज़्यादातर मसल पेन होते हैं और ये लोग बहुत डिप्रेस होते हैं, मल्टीपल टेंडर पॉइंट होते हैं मसल्स के ऊपर और ख़ासा मुश्किल है इसका इलाज करना। मेरे 2-3 पेशेंट हैं डॉक्टर साहब जो कि मैं भी काफ़ी उनको स्ट्रगल किया है, सारे उनके स्कैन करवा लिए, सब स्पेशलिस्ट को दिखवाया, लेकिन पेन में उनके कोई फाका नहीं आता। तो मल्टी किस्म के ड्रग्स हमने उनको ट्राई कराए, जैसे ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट दिए हैं और उसके अलावा पेन किलर भी दिए हैं और उनकी जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की इनपुट भी डलवाई है, तो उससे काफ़ी उनको अफेक्ट किया है। एंड थोड़ी सी बात करूंगा डॉक्टर साहब, हाइड्रोथेरेपी का क्या रोल है जॉइंट के आर्थराइटिस के अंदर? इस पे आपका जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट है और आप इस पे काफ़ी अच्छी बात करते हैं। मुझको एक्सरसाइज एंड रोल ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइज इंक्लूडिंग हाइड्रोथेरेपी, इसका बहुत बड़ा शौक भी है। मैं खुद भी इस चीज़ में बहुत अमल भी करता हूँ। तो आज भी मैंने 32 लेंथ स्विमिंग करके फिर आया हूँ। तो थोड़ी सी देर इस बारे भी लग गई कि आई फिनिश माई एक्सरसाइज अ बिट लेट, बट एनीवे द हाइड्रोथेरेपी का एक ज़माने में लेट 60s अर्ली 70s में बहुत बड़ा यहाँ पे रवाज UK में हुआ और यहाँ तक हुआ कि मैं इसको याद है कि जब मैं नया नया आया था 70s में, तो यहाँ पे हर हॉस्पिटल में फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट में हाइड्रो पूल बनने लगे, जिसको कहते थे हाइड्रो। उसमें गर्म पानी अबाउट टेम्परेचर ऑफ 22, 24 और मे बी स्लाइटली मोर, उसको जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं जी? मैं गफूर बात रहा हूँ। जी जी, क्या नाम है? गफूर नाम है। जी जी गफूर साहब, की पूछना चाह रहे हैं सर? अब पूछना चाह रहा था, एक शुगर मेरी लो नहीं होने की, दम में बहुत तकलीफ है। वजूद सुबह ने टाइम बिल्कुल ब्लड प्रेशर लो होना, उठन ही नहीं होना बेड तो। अच्छा, तो ब्लड प्रेशर एक तो दमे की बीमारी है, तारी तुहानू दूसरी डायबिटीज़ की बीमारी है, ते जे कहंदे ब्लड प्रेशर लो हो रहा है? नहीं, सुबह ने टाइम बिल्कुल मेरे वजूद ही पता लगना, कोई जान है ही नहीं, इतने मतलब बेड तो मेरे को उठन ही नहीं होना, इस तरह हो जाना। तो शुगर तुसी सुबह जो उठ दो चेक कर दो, कितनी शुगर होती है मशीन ते? सुबह होनी है 13, 14, 12, 13, 14। हाँ, तो ज़्यादा है ना, तो तुसी अपना डॉक्टर साहब ने तुसी मशवरा लेके तो नर्स का चेकअप कराओ, तो दवा तुम्हारी शुगर दी एक तो तब्दील करनी पैसी, तो दूजा जोड़ा ब्लड प्रेशर थोड़ा रेगुलर मॉनिटर होए। ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे हो? नहीं वो नहीं डॉक्टर साहब नहीं दे रहे ने। अच्छा, तो कैसे शुगर के अलावा दमे का की हाल है, वो ठीक है? दमा जरा ना कुछ वक्त ठीक होना, कुछ बहुत तेज हो जाना दमा। नहीं, तुसी क्या ब्लड प्रेशर थोड़ा लो होता है तो वो थानू किस तरह पता लग गया? तुसी मशीन चेक कराए? नहीं, ब्लड प्रेशर ने इसलिए पता लगना सुबह टाइम मेरे को वजूद विच बिल्कुल ताकत नहीं रहनी। अच्छा अच्छा, खत्म हो जानी। तो ब्लड प्रेशर चेक तो नहीं कराया? चेक नहीं कराया मैं। अच्छा, तो ठीक है, मैं डॉक्टर साहब ने पूछना, तुम प्रोग्राम तकते रहो तो मैं जनरल एडवाइस तुहानू देने इंशाल्लाह अल्लाह कर सी ठीक हो जासी, फिक्र न करो। ठीक ओके जी। डॉक्टर साहब ये जनरल इनको एडवाइस दे सकते हैं क्योंकि उनको डायबिटीज़ है और कहें कि रीडिंग भी इनकी 14-15 चल रही हैं और सुबह में उठते हैं तो एनर्जी नहीं होती। अक्सर अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो तो टायर्डनेस बहुत होती है, क्योंकि शुगर वही है कि मछली जो है वो समुंदर के अंदर प्यासी है। वही बात है कि आपके शुगर बहुत ज़्यादा आपके जिस्म में, लेकिन आपको दिमाग को शुगर नहीं मिल रही, आपके मसल्स को शुगर नहीं मिल रही, क्योंकि आप डायबिटिक हैं, आपके अंदर इंसुलिन की कमी है और उसकी वजह से जब आपको शुगर का इस्तेमाल ना हो रहा तो मसल वीक होना शुरू हो जाते हैं और फिर आपको थकावट और इस तरह के सिम्टम्स अलामत होना शुरू हो जाती हैं। और ब्लड प्रेशर, दो बातें गफूर भाई के लिए मैं ये सर्च करूँ। एक तो इन्होंने बताया नहीं कि क्या ड्रग क्या क्या ले रहे हैं। मैंने आपने पूछा भी कैसा ब्लड प्रेशर की टैबलेट आप लेते हैं कि नहीं, तो बता रहे थे शायद नहीं लेते। लेकिन मेन प्रॉब्लम मुझको ये लगता है इनका एज़मा कंट्रोल और डायबिटीज़ कंट्रोल बोथ इनएडिक्वेट है। जी। और ब्लड शुगर अगर हाई है और बहुत हाई है 13, 15, 20, यू योर सेल्फ फील वेरी टायर्ड। इट इज़ अ हाई शुगर
but you feel very low sugar, because as you rightly said, they feel very unwell. Yes. Tightly controlled blood sugar makes you feel much healthier and much better. एक तो ये बात, और दूसरी बात है इनका एज़मा भी कंट्रोल मुझको नहीं लगता ठीक है। तो गफूर भाई आपको चाहिए ये है कि you should get contact with your GP, which is a main crunch in the UK। यहाँ पे हर आदमी को GP के थ्रू जाना है, तो उसके अंदर आपको ये देखना है कि आपको एज़मा की GP करेक्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और इन्हेलर आपको मिल रहा है प्रॉपर। बोथ आपको लॉन्ग एक्टिंग इन्हेलर भी लेना है और आपको स्टेरॉइड भी इन्हेलर लेना है, और आपको इन बिटवीन ब्रेक थ्रू के लिए वो साल्बुटामॉल या जिसको कहते हैं वेंटोलिन, उसके इन्हेलर लेना है। तो एज़मा इन द मॉडर्न टाइम, unless very rare one, should be very well controlled in the on the inhalers alone really. There's no need of many tablet really। तो मेरा ख्याल से you are either ये compliance आपकी प्रॉब्लम है या आपको GP को आप राब्ता करिए। Naturally your asthma should be controlled and your blood sugar you should make an effort to get it controlled by drug or by diet or by both or by exercise। So you have to control it। हाँ, तो नाज़रीन गफूर साहब तुहानू जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब दे दिता। दो चीज़ां तुहानू दसांगा। पहली गल तो है कि तुहाडी डायबिटीज़ कंट्रोल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुसी दवा तीन चीज़ां तुसी करनी है, एक तो तुसी रेगुलर वॉक करना, एक्सरसाइज करनी है, तो तुसी जिहड़ा है दवाइयां पाबंदी नाल खानी ने, ते तीजा जिहड़ा है डायबिटीज़ का परहेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायबिटिक डाइट तुसी खाना, मीठी चीज़ां नहीं खानियां। अगर डायबिटीज़ तुहाडी ना कंट्रोल होए तो तुहाडा जिस्म बिल्कुल वीक फील होता है। ब्लड प्रेशर तुसी रेगुलरली चैक नहीं कराया तो मशवरा यही है कि तुसी डायबिटीज़ फौरन GP नाल अपॉइंटमेंट बना के ये डायबिटीज़ क्लिनिक ते GP दे जिहड़ी डायबिटिक नर्स होंदी उहदे नाल अपॉइंटमेंट फौरन तुसी बनवाओ तो जाके चेकअप कराओ। तो डॉक्टर साहब आगे बात करेंगे। हम कर रहे थे हाइड्रोथेरेपी, आप बात जिक्र कर रहे थे कि हाइड्रोथेरेपी का बड़ा रोल था। मुझको याद है कि हाइड्रोथेरेपी स्टार्ट हुई और ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली ऑल ओवर द कंट्री, ऑलमोस्ट नॉट एवरीवेयर बट ऑलमोस्ट एवरीवेयर हाइड्रोथेरेपी पूल बनने लगे। हाइड्रोथेरेपी का रोल है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हॉट वाटर एंड एक्सरसाइजेस इन द वाटर, जिसमें आजकल यहाँ पे अभी तो और आगे बढ़ गया है कि आजकल तो वो हाइड्रोथेरेपी हॉस्पिटल में नहीं होती बल्कि इन द वेरियस हेल्थ क्लब्स नाउअडेज दे डू रेगुलर एक्सरसाइजेज, हाइड्रो एक्सरसाइजेज उसको कहते हैं, या वो वाटर एक्सरसाइजेज। उसके अंदर आजकल म्यूजिकल पे आप यू डू योर मूव योर आर्म under the water or leg under the water and you do the very exercise. It is proven, it has got a very effective in the short burst of 15 minutes to half an hour. It is good for the joint. It reduces inflammation. It makes circulation to go into the joint because joint itself is very poorly supplied. And make relaxation to the muscle. And make relaxation to the muscle. So yes, हाइड्रोथेरेपी का तो रोल है ये नहीं है कि वो एब्सोल्यूट है कि उससे हाइड्रोथेरेपी आपने ली आपका सब ठीक हो जाएगा, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम जिसमें जो हेल्प कर सकता है। जैसे आपको एक्सरसाइज हेल्प कर सकती है, वेट रिडक्शन हेल्प कर सकता है, ओबेसिटी को रिडक्शन को ठीक करना है या डायबिटीज़, उसके साथ साथ हाइड्रोथेरेपी का भी रोल है। अगर आप स्विमिंग करते हैं या करते हैं तो नेचुरली यू फील अ बिट रिलैक्स विद द जॉइंट पेन। इट डजंट टेक अवे द डैमेज जॉइंट बट इट हेल्प्स टू सर्टेन एक्सटेंट रियली। अच्छा डॉक्टर साहब आगे थोड़ा सा बात करेंगे आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर। जी तो ऑस्टियोपैथ तो काफ़ी आपने तफसील से टिप्स भी दे दी कि जी कैसे बताएं, प्रोग्रेशन से कैसे रोकें। तो हमारे नाज़रीन के लिए ज़रा ये बताएं, पहली बात तो ये कि काफ़ी यंगर एज में होता है, इसका वेट ईयर से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे आप जिक्र कर रहे थे पहले कि जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, और इसके अलावा ना सिर्फ जॉइंट को और ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकता है। तो ये क्या होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस? ज़रा हमारे नाज़रीन को सिंपल अल्फाज में ज़रा बताइए। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून क्योंकि बॉडी के खुद ही इनर सिस्टम जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी के अगेंस्ट काम करने लगती है। तो ये एक ग्रुप ऑफ द डिजीज़ है जिसमें रूमेटॉइड वन ऑफ द डिजीज़ है और कॉमनेस्ट वन है, लेकिन इसके अंदर 4-5 और ग्रुप ऑफ डिजीज़ हैं, जैसे पॉलीआर्थराइटिस है, जैसे SLE है जिसको लूपस भी कहते हैं। ये एक ग्रुप ऑफ द डिजीज़ है, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस है, 4-5 हैं। रूमेटॉइड सबसे कॉमन है।
क्योंकि इट इज़ ए डिजीज ऑफ द ऑटोइम्यून सिस्टम अगेंस्ट द साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द जो जॉइंट की वियर एंड टियर से ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, और जॉइंट की जो लाइनिंग होती है जिसको साइनोवियम कहते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन से रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है। तो वो जो है जनरली अफेक्ट करती है स्मॉलर जॉइंट्स ऑफ द हैंड एंड फीट फर्स्ट। They are associated with the metacarpopharyngeal joint और interpharyngeal joint की swelling, ये joint की little joint, इनकी swelling, इनका पेन, इनके साथ स्टिफनेस, इसके साथ सिस्टमिक सिम्टम जैसे पहले बताया था कि इसके साथ बुखार भी होता है, टायर्डनेस होती है, वीकनेस होती है। ये बाइलेटरल जनरली होती, दोनों साइड में होती कि जैसे राइटली आपने कहा कि उसका कदम किस एज में हो सकती है, जनरली आफ्टर 15-20, दो जुवेनाइल और यंग एज rheumatoid arthritis is also known, but it is more common after you become 18-20 and middle age में ज़्यादा है। और फीमेल में जैसे आपने कहा था थोड़ा सा ज़्यादा इंसिडेंस है एज कम्पेयर टू मेल। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ जॉइंट पे बहुत स्वेलिंग भी हो जाती है, और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इस मारे भी डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है अब कि ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, रूमेटॉइड है। अगर रूमेटॉइड है तो यही नहीं कि पेन किलिंग टैबलेट, बट देयर आर ग्रुप टैबलेट जिसको कहते हैं सेकेंड लाइन ड्रग, थर्ड लाइन ड्रग एंड फोर्थ लाइन ड्रग, एंड ऑल ऑफ देम हैव गॉट अ वेरी बिग रोल नाउअडेज बिकॉज एट ओल्ड स्टेज। मैं तो रूमेटोलॉजी का सीनियर रजिस्ट्रार की ट्रेनिंग में कर रहा था पहले रूमेटोलॉजिस्ट बनने के लिए, बिफोर आई जम्प्ड इनटू मेडिसिन रियली। तो मैंने काम किया तो उसके अंदर हम उस ज़माने में थर्ड लाइन ड्रग गोल्ड और पेंसिलामीन का यूज़ करते थे। अभी तो ड्रग्स मॉडिफाइंग ड्रग इतनी अच्छी और इतनी बेटर निकल आई हैं कि उसका डिजीज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है, जीपी को बताना बहुत ज़रूरी है। जीपी अप्रोप्रिएट रूमेटोलॉजिस्ट कहते हैं जो रोमेटिक चीज़, दे आर द वंस हु लुक आफ्टर, बिकॉज देयर आर न्यू वेरी गुड anti-immune system drugs are available really, you know, and they are really very very effective. In fact, they take away a lot of inflammation and people sometimes totally change their lifestyle really, you know. तो वो उस ज़माने में नहीं था, आज से 15 साल पहले भी। अभी तो बहुत मॉडर्न है। फर्स्ट लाइन ड्रग इज पैरासीटामोल, सेकंड एंड कोडीन, सेकंड लाइन ड्रग नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑफ वन ग्रुप और द अदर, थर्ड लाइन ड्रग इज स्टिल सल्फासालाजीन और द पेंसिलामीन और द गोल्ड, बट फोर्थ line, which is the modern one, is the drug modifying group of the new generation. They are marvelous effect, require control. I cannot give it. Most of the GPs give under the supervision of the rheumatologist because they require good monitoring of the blood and other things really. So it has got a role to play. तो नाज़रीन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़वातीन में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, यंग एज से शुरू हो जाता है, और डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि इसके और भी लिंक हैं SLE या सिस्टमिक लीपस, लेकिन उन सब ऑटोइम्यून डिजीज़ में जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। ये ज़्यादा ख़तरनाक है जोड़ों का, अगर ख़ास तौर से वो ख़वातीन जो 20 साल से 40 साल की उम्र के दरमियान की हैं, ज़्यादातर ये अक्सर 20 से 30 साल में भी है, और लेकिन सेकंड डिकेड थर्ड डिकेड में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। तो इन लोगों के अंदर, और जो वो ख़ास तौर से लोग जो कि ओवरवेट नहीं हैं, और अगर आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है तो हर जोड़ों का दर्द आर्थराइटिस जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता। हो सकता है कि ये आर्थराइटिस आपका इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, जो कि खासा ज़्यादा ख़तरनाक होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, और उसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्पेशल ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिसमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर को देखा जाता है, आपको ESR और आपका CRP, और जब आपकी ड्रग शुरू होती है अगर वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर आपके ज़्यादा हाई हैं तो आपके GP को चाहिए कि फ़ौरन आपको स्पेशलिस्ट को, रूमेटोलॉजिस्ट को रेफ़र करें। और चूँकि ये स्पेशलिस्ट ड्रग हैं, ये ड्रग यूजुअली स्पेशलिस्ट ड्रग जो हैं वो रूमेटोलॉजिस्ट जो हाईली स्पेशलाइज्ड फिजिशियंस हैं वही इनको शुरू करवाते हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको ड्रग मॉडिफाइड ये स्पेशल ड्रग जैसे मेथोट्रेक्स वगैरह शुरू किए गए हैं तो उसमें आपका ब्लड का मॉनिटर होना, किडनी का फंक्शन, लिवर फंक्शन और FBC, ये जो ब्लड मॉनिटरिंग होती है एवरी 6 to 12 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको ख्याल करना चाहिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम के अब आखिरी 2 मिनट बचे हैं, तो डॉक्टर साहब से मैं आखिर में पूछूंगा, उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, और हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सादे लफ्ज़ों में आसान करके आपके खिदमत में पेश करें। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम आपके जो है सिर्फ हेल्थ अवेयरनेस को पैदा करें, आपके अंदर एक
गाइडलाइन मिल जाए, आप ज़रा रिकग्नाइजेशन आ जाए सिम्टम्स के अलामात की, ताकि अपने जीपी से जो है वो रेफ़र करके या जीपी से रब्ता करके आप जो है मेडिकल हेल्प करें। तो डॉक्टर साहब, आखिर में आप हमारे नाज़रीन को क्या प्रोग्राम मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, अब बहुत अच्छा प्रोग्राम हैदर भाई आपने किया है। आज सबको, हमारे नाज़रीन को आज 13 रजब बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं ये कहता हूँ कि ये हेल्थ अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सब ज़रूर लिसन किया करिए। और डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करिए, तो ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे करते हैं कि जो करंट टॉपिक आप सबके दिमाग में भी हो वो इनको बताइए कि हमको कुछ थोड़ी रोशनी इस पर डालिए। तो इसी हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि उसमें इंटरेक्शन हो जाता है। हम डेफिनेट तो नहीं कह सकते आप ये कर लिए, लेकिन ये है कि आपको गाइडलाइन बता सकते हैं किस तरफ जाना है। टॉपिक बहुत अच्छा था। रोमेटॉइड आर्थराइटिस को मैंने लास्ट चीज़ नहीं कवर करी थी कि इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटिंग डिजीज़, इट सिस्टमिक डिजीज़ है, हमारे और सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसके अंदर रोमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ साथ जो है आदमी को कभी कभी हार्ट की भी प्रॉब्लम हो जाती है, लंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व। यही प्रॉब्लम खाली रोमेटॉइड में नहीं है, बल्कि इस ग्रुप की हर बीमारी, SLE हो, लूपस हो, स्क्लेरोसिस हो, किसी में किडनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है तो किसी में ब्रेन ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, किसी में नर्वस सिस्टम ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। दे आर ऑल ऑटोइम्यून डिजीज़ेस। तो ये मैं बताना भूल गया, तो इस मारे मैंने कहा इसको करेक्ट कर दे। उसके बावजूद ये है कि हेल्दी लिविंग, आप ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कॉमनेस्ट है, हेल्दी लिविंग, रिड्यूस ओबेसिटी, लुक आफ्टर योर वेट, control your diabetes, and make sure you are eating healthy and appropriate diet really। ये हमारा मैसेज है फाइनल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंतहाई मशकूर हैं कि आप जो है वो अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाल करके स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और हमेशा जो है कम्युनिटी की खिदमत के लिए पेश हैं। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। डॉक्टर साहब का मैसेज को बढ़ाते हुए, डॉक्टर साहब का मैसेज यही था कि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हेल्दी लिविंग लाइफ स्टाइल है। चाहे कोई सी भी बीमारी हो, दिल की बीमारी हो, डायबिटीज़ की बीमारी हो, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, वियर एंड टियर हो, इन सब बीमारियों का कहीं ना कहीं डा करके लिंक आपका जो है ओवरवेट होने से, ओबेसिटी होने से, इन सब चीज़ों से लिंक होता है। अगर आप रेगुलर सिंपल 3 चीज़ें मैं कहूँगा कि अगर आप एक्सरसाइज को मामूल बना लें, एक हेल्दी खाना खाएँ, इस्लामी तरीके से खाना खाएँ और अपने वज़न को कंट्रोल रखें, तो कोई शक नहीं कि जी आप डायबिटीज़ से, दिल की बीमारी से, हाइपरटेंशन से और बेशुमार बीमारी से बच सकते हैं। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, इंशाल्लाह। और मेरी तरफ से भी 13 रजब और विलादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम मौला मुश्किल कुशा मौलिद काबा आप सब लोगों को मुबारक हो। जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ जा रही है, आज बहुत ही जो है वो मुबारक दिन है। और इंशाल्लाह जो है वो आपको जहाँ जहाँ भी हैं, आप मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चाहे आप, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि ज़रूर कॉल कर करके हमारे प्रोग्राम में शामिल हुआ करें। हमें ये प्रोग्राम का मकसद यही है, हम चाहते हैं कि आप इसमें कॉल मिलाएं और हमें बताएं, फीडबैक दें बाय ईमेल या फ़ोन करके कि जी और कौन से टॉपिक पे आप हमें बात करना चाहते हैं। तो हम इंशाल्लाह उस टॉपिक पर भी गेस्ट को बुलवाएंगे और जो है वो नए से नए टॉपिक आपके लिए चूज़ करेंगे। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि आपकी जो है सेहत को अच्छे से अच्छा बना जाए और उसको अवेयरनेस को बढ़ाया जाए। तो इसी के साथ नाज़रीन, आप इजाज़त चाहेंगे, अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।